नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम, इसके साथ में विभवमापी मीटर सेतु, वेटस्टोन सेतु पर आधारित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इनसे रिलेटेड जो थ्योरी है वो हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी, समझ ली थी। आज की इस वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन कि एक परिपथ में बैटरी E1 का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0 है, जबकि बैटरी E का विद्युत वाहक बल, दो बैटरियां हैं, इसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। यदि धारामापी G का पाठ्यांक 0 है तो प्रतिरोध अक्स का मान ओम में क्या होगा। देखिए, जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको मैं आपके सामने रख देता हूं। E1 हमें दे रखा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट दे रखा है। आंतरिक प्रतिरोध इसका दे रखा है 0। इसके साथ में एक अन्य बैटरी है, इसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, उसको हम ई से पुट कर रहे हैं। कैपिटल जी का जो पाठ्यांक है वो 0 है, अर्थात उसमें से बहने वाली धारा 0 है, ये हमें दे रखा है। चलिए मैं आपको डायग्राम की ओर ले चलता हूं। ये हमें डायग्राम दे रखा है, इसमें यहां पर ये E1 है, ये E है, ये अक्स ओम है, ये यहाँ पर एक 500 ओम का रेजिस्टेंस और भी लगा हुआ है, ये कैपिटल G है जिसका इसमें से बहने वाली धारा 0 है। हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि E1 के द्वारा दी जाने वाली जो धारा है वो I1 है, और E के द्वारा दी जाने वाली जो धारा है I2 वो I2 है। हालांकि I2 की वैल्यू 0 ले लेंगे तो अक्स में से बहने वाली जो धारा है वो I1 प्लस I2 है। अब यहां पर हम किरचॉफ का नियम अप्लाई कर देंगे, दूसरा नियम लगा देंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, दूसरे नियम से हम क्या जानते हैं। देखिए, किसी क्लोज लूप में हम यहां पर क्लोज लूप ले लेते हैं, ये वाला, एक बार ये वाला क्लोज लूप ले लेते हैं, तो यहां से हम चलेंगे तो 500 I1, देखो इसी मेथड को ही आपको अप्लाई करना है। यदि ऐसा कोई सर्किट आ जाए उसमें से बहने वाली धाराओं का मान यदि आपको पूछ लें तो यहां से, अब इसमें से बहने वाली धारा तो कितनी है I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितना है अक्स, तो अक्स I1 प्लस I2 इक्वल टू, हम यहां पर माइनस वाले से प्लस वाले सिरे की ओर जा रहे हैं। देखो, माइनस वाले से प्लस वाले सिरे की ओर जाते हैं तो यदि बराबर के इसी तरफ ही लिखते तो हम इसको माइनस में लिखते, लेकिन बराबर के दूसरी तरफ यदि आप लिख रहे हैं, सामने लिख रहे हैं, तो इसका मान आपको प्लस में लेना है, बराबर में आ जाएगा E1, और E1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12 वोल्ट। क्लियर। इसके साथ में अब हम इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ का नियम, इसमें अप्लाई कर देंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा, इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है। यहां से ये रेजिस्टेंस तो हो गया अक्स, तो अक्स इनटू में आ गया I1 प्लस I2 बराबर, माइनस से प्लस की ओर जा रहे, बराबर में आ गया E, बराबर में क्या आ गया E आ गया। E की मैं यहां पर वैल्यू ही पुट कर देता हूं, 2 वोल्ट है तो मैं नहीं यहां पर 2 पुट कर दिया। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। एक में से 2 को घटा लें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 500 I1 बराबर 12 माइनस 2 तो 10 आ गया। I1 बराबर आ गया है 10 बट्टे में 500 बराबर 1 बट्टे में 50 एम्पियर, 1 बट्टे में 50 एम्पियर। क्लियर। अब देखिए हमारे को I1 की वैल्यू मिल चुकी है, I2 यहां पर कितना बता रखा है 0, क्योंकि धारा मापी में शून्य विक्षेप मिल रहा है।
धारामापी का जो पाठ्यांक है वो कितना है, 0 है। पाठ्यांक 0 यदि हमें बताया जा रहा है तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए I2 की वैल्यू 0 है और I1 का मान है 1/50 है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 से अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अक्स बराबर है 2/में I1 प्लस I2, तो 2 I1 की वैल्यू है 1/50, I2 की वैल्यू है 0, 2 गुणा में 50 बराबर 100 ओम। कितना आ गया, 100 ओम। तो इसका आंसर होने वाला है विद्यार्थियों 100 ओम। ये मैंने थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते बताया ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको समझने ही होंगे, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, छोटे क्वेश्चन आपको इसमें समझने होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान और दिशा होगी। हमें धारा की वैल्यू भी पूछी है, साथ में दिशा भी पूछी है। तो यहां पर देखिए कि हम धारा कंसीडर, इन दोनों में से देखिए दो बैटरियां लगी हुई है, 4 वोल्ट की 10 वोल्ट की। 10 वोल्ट इसका वोल्टेज ज्यादा है, 10 वोल्ट वाली बैटरी का विद्युत वाहक बल ज्यादा, तो इसकी वजह से धारा बहेगी। हम आई कंसीडर कर लें। पूरे सर्किट में से बहने वाली धारा कितनी मान ली हमने, आई मान ली। यहाँ पर ये 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखिए इसमें से बहने वाली मैं एक क्लोज लूप ले लेता हूँ, ऐसे चल रहा हूँ यहाँ से, तो ये आ गई 1 इंटू आई, फिर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। मैं एक बार रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ले लेता हूं, तो यहां से ये 2 इंटू आई, फिर प्लस में ये आ जाएगा 3 इंटू आई बराबर बराबर ये आ गया हमारे पास में 10 वोल्ट और 4 वोल्ट। तो 10 माइनस 4, तो ये आ गया 1 आई, 2 आई, 3 आई, तो 6 आई बराबर आ गया हमारे पास में 6। आई बराबर आ गया 6/6, 1 एम्पियर। तो धारा तो कितनी प्रवाहित होगी, 1 एम्पियर प्रवाहित होगी, इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। क्लियर। यदि इसका मान माइनस में आ जाता तो हम अपोजिट में लेते हैं। तो देखिए हमें सी और डी ऑप्शन में 1 एम्पियर दे रखा है, इसकी डायरेक्शन होगी ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ई में से होते हुए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेल द्वारा 2 ओम के प्रतिरोध में से 0.9 एम्पियर एवं 7 ओम के प्रतिरोध में से 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इस तरीके से हमारे पास में एक सेल है और इस सेल से यदि हम क्या कर दें, एक रेजिस्टेंस यहां पर जोड़ दें, तो इसमें से आई धारा प्रवाहित होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ये यहां पर हमने कैपिटल आर जोड़ दिया। तो देखिए इसके सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, देन ई बराबर हम कैपिटल आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर पुट कर देंगे। दूसरी वाली सिचुएशन में ये कहा गया है कि यहां पर आर डेस लगा दें, यहां पर आर डेस लगा दे तो धारा आई डेस बहती है, आंतरिक प्रतिरोध सेम रहेगा, विद्युत वाहक बल सेम रहेगा। तो E बराबर आई डेस आर डेस प्लस में आर, इन दोनों को इक्वल पुट कर दें, देन आई इंटू में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर बराबर आई डेस आर डेस प्लस में आर। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए पहली वाली स्थिति के अंदर बहने वाली धारा 0.9, रेजिस्टेंस है 2, आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। दूसरी स्थिति के अंदर जो धारा है वो है 0.3, आर डेस जो रेजिस्टेंस है वो है 7, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है आर ई। पॉइंट से यहां से पॉइंट हट जाएगा, 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार में चला गया, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, इस 3 को आर से गुणा करेंगे तो 3 आर बराबर 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 प्लस आर, तो यहां आ गया 2 आर बराबर 1
R बराबर आ गया 1/2 मतलब 0.5 ओम। तो यहां पर ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। बाह्य परिपथ में प्रतिरोध R ओम है, तो सेल के सिरों पर विभवांतर होगा। देखिए सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो हमें ज्ञात करना है। E बराबर होता है V प्लस में I इंटू आर, या V बराबर E माइनस में I R होता है। क्लियर? तो यहां पर सेल का विद्युत वाहक बल हमें E वोल्ट दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r दे रखा है, बाह्य परिपथ में प्रतिरोध स्मॉल r ओम है। तो बाह्य परिपथ में I इंटू में R होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहां से बहने वाली हमें धारा ज्ञात करनी है, इंटू में R करना है। R की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल ही हमें दे रखी है। तो कैपिटल R के स्थान पर हमें रखना है स्मॉल r। I हम ज्ञात कर लेते हैं, किसी सर्किट में से बहने वाली कुल धारा, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध यहां पर कितना हो जाएगा, E बट्टे में R प्लस R, E बट्टे में 2R, ये I आ गया। देन V कितना आ जाएगा हमारे पास में, I बराबर आ गया E बट्टे में 2R। इस कैपिटल R की जगह स्मॉल r पुट कर देंगे, R से R कैंसिल हो गए। V बराबर आ गया है हमारे पास में E बट्टे में 2, E बट्टे में 2 आ गया। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, सेल पर ही आधारित है कि एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E कैपिटल R प्रतिरोध के साथ में लगाया जाता है, तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। स्मॉल r की वैल्यू पूछिए हमें। E बराबर हम जानते हैं V प्लस में I इंटू R होता है, और V बराबर होता है I R। यहां से I बराबर हम V बट्टे में R पुट कर देंगे। देन यहां से देखिए R बराबर क्या आ जाएगा, E माइनस V बट्टे में I, E माइनस V, ये आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन देखेंगे E माइनस V बट्टे में V इंटू में कैपिटल R, तो ऑप्शन इसमें बी सही होने वाला है। देखो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात संधि नियम पर समेशन I इक्वल टू 0 किस संरक्षण नियम पर आधारित है, तो ये आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखें, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न चित्र में विभिन्न भागों में दर्शाई गई धारा दर्शाई गई है, कैपिटल I का मान क्या होगा। यहां से हमें 2 एम्पियर दे रखी है, 2 एम्पियर यहां से दे रखी है, ये 2 और 2 एम्पियर यहां पर मिलकर हो जाएगी 4 एम्पियर। कितनी हो गई है, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर निकल गई, तो इधर कितनी आ गई हमारे पास में, 3 एम्पियर आ गई। 3 एम्पियर में से यहां से 1.3 यहां से निकल गई, तो 3 माइनस 1.3, तो 1.7 एम्पियर यहां से रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 1.7 एम्पियर। ऑप्शन इसमें ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिखाए गए परिपथ में अक्ष और वाई के मध्य विभवांतर क्या होगा। यहाँ पर हमें एक सर्किट दे रखा है जिसमें एक विद्युत वाहक बल स्रोत मतलब बैटरी लगी हुई है, एक 40 ओम का, एक 20 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो बिंदु अक्ष और वाई है इसमें परिपथ खुला है, परिपथ खुला है, तो यहाँ से जो बहने वाली धारा है वो 0 है, और जब धारा 0 तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर है वो भी 0 होगा। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर हमें एक सर्किट दे रखा है जिसमें ए तथा वी आदर्श एमीटर और वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एक एमीटर लगा हुआ है और इसके सिरों पर ही हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। तो ये जो वोल्ट मीटर है इस बिंदु तथा इस बिंदु के बीच में काम कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में।
बट यहाँ पर इस दोनों बिंदुओं के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये इनके बीच में इसको हम यदि जोड़ देते हैं तो ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट हो गया। कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, तो इसका जो पाठ्यांक है वो 0 होगा। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। देखिए विद्यार्थियों, हमें अगले क्वेश्चन में एक परिपथ का जाल दे रखा है, धाराओं के मान यहाँ पर दे रखे हैं, हमें स्मॉल आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से 15 एम्पियर, तो ये एक संधि हो गई है, इस संधि के ऊपर हम किरचॉफ का पहला नियम अप्लाई कर देंगे। देखिए 15 एम्पियर आ रही है, इधर से 8 एम्पियर आ रही है, तो इधर से ये 23 एम्पियर जाएगी। क्लियर? यहाँ से 23 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ से 26 एम्पियर जाएगी। यहाँ से 26 एम्पियर, और देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर भी हम संधि नियम लगा देंगे। 5 एम्पियर इधर से, 8 एम्पियर बाहर निकल रही है, तो इधर से ये 3 एम्पियर हो जाएगी, और 26 एम्पियर इधर से आ रही है, 3 इधर चली गई, तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 23 एम्पियर। तो इसका आंसर होगा वो 23 एम्पियर होगा। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। देखिए विद्यार्थियों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मीटर सेतु या व्हीटस्टोन सेतु द्वारा प्रतिरोध को मापने में ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोधों को उत्क्रमित कर देने पर, ऐसा करने से क्या होता है कि मीटर सेतु के अंदर क्या होता है, इस तरीके से एक मीटर लंबा वायर होता है और यहाँ पर एक एल आकार की पत्ती होती है। कैसी पत्ती होती है? चलिए दोबारा देखिए, ये एक सीधा वायर, ये एक एल आकार की पत्ती, यहाँ पर ये सीधी पत्ती, फिर ये एक एल आकार की पत्ती। क्लियर? यहाँ पर लगा होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स और यहाँ पर लगा होता है अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अब क्या करते हैं, आधी रीडिंग लेने के पश्चात इनको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि ये जो सिरे होते हैं यहाँ पर क्या है, जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ड्रॉप होता है, और ऐसा करने से क्या है, जो अंत्य त्रुटि है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है, एंड करेक्शन वाली जो त्रुटि है, अंत्य त्रुटि है, वो दूर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कुंडली को एमीटर में बदलना है, तो ऐसा करने के लिए निम्न में से क्या लगाना चाहिए। तो देखिए धारा मापी की, हालांकि धारा मापी अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो धारा मापी के समांतर क्रम में हमें निम्न प्रतिरोध जोड़ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि आंतरिक प्रतिरोध और 1.5 विद्युत वाहक बल वाली सेल विभवमापी के तार पर 500 सेंटीमीटर पर संतुलित होती है। यदि 15 ओम का प्रतिरोध सेल का संतुलन बिंदु के बीच में जोड़ा जाए तो उदासीन बिंदु कहाँ आ जाएगा। देखिए चाहे कितना भी ओम का रेजिस्टेंस आप सेल और संतुलन बिंदु के मध्य जोड़ दें, संतुलन की स्थिति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उदासीन बिंदु वही रहेगा। 500 सेंटीमीटर पर था, 500 सेंटीमीटर पर ही बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1000 ओम के प्रतिरोध में से 10⁻³ एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। विभवांतर को यथार्थता से नापने के लिए एक वोल्टमीटर का उपयोग करना चाहिए जिसका प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए 10⁻³ एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है 1000 ओम के रेजिस्टेंस में से। तो देखिए वोल्टमीटर का उपयोग कर रहे हैं, तो जिसका यथार्थता से नापने के लिए उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अनंत यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो 1000 ओम से भी ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक बैटरी, 15 ओम का प्रतिरोध, 100 सेमी लंबा एक विभवमापी तार, सभी तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 5 ओम के प्रतिरोध का विभवमापी तार है, तो विभव प्रवणता क्या होगी। तो देखिए विभव प्रवणता को हम अक्स से पुट करते हैं। अक्स बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे में टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हमारे को दे रखा है R प्लस RH प्लस स्मॉल r, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। E का मान हमें 2 वोल्ट दे रखा है, R
जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है वो 15 दे रखा है। वायर का जो रेजिस्टेंस है विभवमापी वायर तार का वो हमें 5 दे रखा। आंतरिक प्रतिरोध हमें नहीं दे रखा, 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया ये हमारे पास में 5 बट्टे में विभवमापी तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। देन यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × 5 बट्टे में 20, तो ये आ गया हमारे पास में 1/2 वोल्ट प्रति मीटर। मतलब हमें क्या मिल चुका है, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है, 100 का और भाग लगा देंगे तो 0.5 वोल्ट प्रति मीटर था, 0.005 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर हो गया है। तो 0.005 ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक परिपथ में विभवांतर मापने के लिए विभवमापी को वोल्ट मीटर की अपेक्षा वरीयता देते हैं। देखिए जो विभवमापी होता है वो वोल्ट मीटर की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब ये पाठ्यांक दे रहा होता है तब धारा का कोई भी अंश ग्रहण नहीं करता, शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित है, परिपथ से धारा नहीं लेता है। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी एक समान तार की लंबाई के सापेक्ष विभव प्रवणता 10 वोल्ट प्रति मीटर है। हमें अक्स बराबर दे रखा है 10 वोल्ट प्रति मीटर। मीटर स्केल हमें इस तरीके से दे रखा है ए और बी, इसको ए बी की बजाय हम ए और डी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी तो एक दूसरा बिंदु ले रखा है। इसके ऊपर 2 बिंदु हैं बी और सी। ये जो बी बिंदु है वो है 30 सेंटीमीटर पर और सी है वो है 60 सेंटीमीटर पर। हमें इस बिंदु बी और सी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। तो देखिए प्रवणता बराबर होता है विभव विभवांतर बट्टे में तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो विभवांतर तो हो गया VC माइनस VB और लंबाई हो गई हमारे पास में, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर रह गई है। तो 30 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग लगा देंगे। तो VC माइनस VB बराबर आ गया अक्स इंटू 30/100। अक्स की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10, 30/100, 10 से 10 फिर 10 से 10, 3 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध P बराबर 9 ओम, Q बराबर 11 ओम, R बराबर 4 ओम, S बराबर 6 ओम है। प्रतिरोध S के समांतर क्रम में ब्रिज को संतुलित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध क्या होगा। देखिए संतुलन की स्थिति के अंदर क्या होता है, P/Q, ये मैंने व्हीटस्टोन सेतु बना दिया है, R/S के इक्वल होता है। यहां से S बराबर आ जाएगा R इंटू में Q बट्टे में P। तो यहाँ पर देखिए R की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 4, Q की जो वैल्यू है वो 11, P की वैल्यू है वो 9, तो ये 44 बट्टे में 9 ओम आ जाएगा। ये तो आ गया प्रतिरोध। हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस S की वैल्यू दे रखी है 6 ओम। तो इस रेजिस्टेंस को देखो, इन दोनों की S और इसके समांतर क्रम में एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका तुल्य प्रतिरोध इस प्रतिरोध S डैश के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/S डैश, दोनों समांतर क्रम में है तो 1/S प्लस में 1/X। S डैश की वैल्यू तो कितनी है, 44 बट्टे में 9, तो 9 तो ऊपर चला गया। 1/में S की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 6 दे रखी है, X की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 1/X बराबर कितना आ गया, 9 में 44 माइनस 1/6। तो यहां से देखिए लघुत्तम हमारे पास में कितना आ गया, 44 को हम 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए या इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 को 3 से कर देते हैं
तो हमारे को मिल गया 132। तो ये 3 बार में तो 27 आ गया, और ये आ गया हमारे पास में 6। 132 के अंदर हम भाग लगा देंगे 6 का, तो ये आ गया हमारे पास में 22, तो माइनस में 22। तो ये आ चुका है 5/में 5, 1/x बराबर 5/में 132, और यहां से हमें मिल चुका है x बराबर 132/में 5, 132/में 5। तो 132/में 5 ये आ जाएगा आपके पास में 26.4 ओम। 26.4 ओम, ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विभव मापी के तार की 125 सेंटीमीटर लंबाई पर डेनियल सेल संतुलित हो जाता है। अब सेल को 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा लघुपतित किया जाता है। तो जैसे ही उसको लघुपतित करेंगे तो ये एक इस तरीके से हो गया, जब हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो वो वाली सिचुएशन हो गई है। आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है L1 माइनस L2/में L2 इंटू में कैपिटल R। ये वाली सिचुएशन होती है। इसमें हम देखिए क्या जानते हैं, L1 जब संतुलित लंबाई जो कि हमें 125 सेंटीमीटर दे रखी है, कैपिटल R जिससे हम लघुपतित कर रहे हैं, वैसे रेजिस्टेंस बॉक्स से भी कर सकते हैं, 2 ओम दे रखा है। आगे देखिए, आगे हमें कहा गया है कि 100 सेंटीमीटर पर संतुलित। जैसे ही हम कैपिटल R लगाएंगे तो जो L2 है वो हमें प्राप्त हो रहा है 100 सेंटीमीटर। आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो L1 की वैल्यू है 125, L2 की वैल्यू है 100/में 100 इंटू में 2, तो 25/में 100 इंटू में 2, तो ये आ गया 4, 1/2 ओम आ जाएगा। इसमें 1/2 का मतलब 0.5 ओम। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि विभव मापी की सुग्राहिता का मान बढ़ाया जाता है। विभव मापी की सुग्राहिता किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, तो एक एक करके ऑप्शन देखेंगे कि विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभव मापी की सुग्राहिता उतनी अच्छी होगी। तो विभव प्रवणता कम रखने के लिए विभव मापी के तार की लंबाई ज्यादा से ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसमें ऑप्शन बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विभव मापी मतलब विभवांतर मापने के लिए विभव मापी एक आदर्श युक्ति है। क्योंकि यह आदर्श युक्ति क्यों है, क्योंकि जब ये पाठ्यांक लेता है, जब ये पाठ्यांक लेता है तब धारा का प्रवाह नहीं होता। हालांकि इसमें ऐसा धारामापी सुग्राही होता है, विभवांतर का मान नहीं विभवांतर मापे जाने वाला विभवांतर बदलता नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों E1 तथा E2 की तुलना विभव मापी द्वारा की जाती। सेल E1 के साथ में अविक्षेप बिंदु 20 सेंटीमीटर पर और E2 के साथ में 30 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो विद्युत वाहक बलों का अनुपात क्या होगा, तो देखिए E1/में E2 बराबर होता है L1/में L2। E1/E2 ही हमें पूछा गया है। L1 की वैल्यू हमें 20 और L2 की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि विभव प्रवणता की जो डेफिनेशन है वो क्या है, परिभाषा क्या है। तो विभव प्रवणता की जो डेफिनेशन क्या है, प्रत्येकांक लंबाई पर वोल्टेज ड्रॉप। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही हो जाएगा। वाहक तार की लंबाई में विभव का गिरना, विभव पतन होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रयोग में तटस्थ बिंदु का स्थान तार के मध्य बिंदु पर गिरता है। अगर एक गैप में 10 ओम का अवरोध है तो दूसरे गैप में अवरोध कितना होगा। देखिए
हमें जो टोटल लंबाई है उसके मध्य बिंदु के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप शून्य, मतलब शून्य बिंदु स्थिति प्राप्त होती है। एक तरफ का रेजिस्टेंस 10 ओम है तो दूसरे तरफ का रेजिस्टेंस भी 10 ओम ही होगा। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि विभवमापी में तारों की लंबाई बढ़ा दी जाए तो पूर्व में प्राप्त संतुलित लंबाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, विभवमापी की तार की लंबाई बढ़ा देने पर जो विभव प्रवणता है वो घट जाएगी और पूर्व संतुलन बिंदु की लंबाई बढ़ जाएगी। तो यहां से ऑप्शन ए सही होने वाला है। देखिए, इसको एकदम समझ लीजिए कि विभव प्रवणता होती V बट्टे में L, तो L बढ़ाने पर, L बढ़ने पर क्या हो जाएगा, अक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अक्स जब घटेगा तो संतुलित लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जो नया जो वोल्टेज होता है अक्स बराबर होता है, E बराबर होता है अक्स L, तो यहां से अक्स यदि घट रहा है तो L क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो, इससे आप समझ लीजिए अक्स घटने पर, क्योंकि E तो उतना ही रहना है, विद्युत वाहक बल तो सेल का उतना ही रहना है, तो अक्स घट गया तो जो संतुलित लंबाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विभवमापी में जब संतुलन बिंदु प्राप्त होता है तब, पहला ऑप्शन है बैटरी का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। देखो, ये ऑप्शन सही नहीं है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के बराबर नहीं होगा, उससे कम ही होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, तार के धनात्मक सिरे से जोकी तक के तार पर विभवांतर प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल के समान हो जाता। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि इस तरीके से हमारे पास में एक विभवमापी होता है, इसमें ये सेल है, ये कुंजी है, इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया। एक अन्य सेल होता है, ये यहाँ पर जोकी लगी हुई है, ये प्राथमिक सेल है, ये द्वितीयक सेल है, ये ए है, ये सी है, इसको बी ध्यान हम दे। तो इस तार ए बी के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, इस पर वोल्टेज ड्रॉप इसके बराबर हो जाता है। ये जो सेल है इसी को ही हम कह रहे हैं प्रायोगिक सेल। इसी को ही क्या कहा जा रहा है, प्रायोगिक सेल कहा जा रहा है। तो प्रायोगिक सेल पर वोल्टेज ड्रॉप ए बी तार पर वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विभवमापी के प्रयोग में संतुलन की अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं होती। देखिए, मुख्य परिपथ में प्रवाहित होगी, विभवमापी तार में भी होगी। धारा मापी जिस परिपथ में लगा हुआ है उसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि व्हीटस्टोन के प्रयोग में गैल्वेनोमीटर व सेल के स्थान को एक दूसरे से अंतर बदल कर दिया जाए तो संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही बना रहेगा। यह हमने थ्योरी में भी आपको बता दिया था। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, दो सेल जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तब विभवमापी 8 मीटर पर संतुलित होता है। जब एक सेल का ध्रुव पलट कर लगाया जाता है तो संतुलित लंबाई 2 मीटर पर ही प्राप्त हो जाती है। सेल के विद्युत वाहक बलों का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर हमें सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात पूछा है। देखिए क्या होगा कि दोनों सेल जब इस तरीके से जुड़े हुए हैं तब संतुलित लंबाई 8 पर, और जब विपरीत क्रम में जुड़े होते हैं तब संतुलित लंबाई 2 पर। तो हमें E1 बटा E2 ज्ञात करना है। तो पहले जब दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और दूसरी मतलब अक्स जब जुड़ी हुई है तब, और जब Y जुड़ी हुई है तब इनके विद्युत वाहक बलों का अनुपात 8/2 हो जाएगी। इनकी संतुलित लंबाइयों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 2 E1 प्लस E2 बराबर आ गया 8 E1 माइनस E2। क्लियर। तो यहां से ये आ गया E1 प्लस E2 बराबर आ गया 2 से इससे कट जाएगा 4 बार में, तो 4 E1 माइनस 4 E2। यहां से ये आ गया हमारे पास में 3 E1 बराबर 5
E2 और E1 बट्टा E2 कितना आ गया है, 5/3 आ गया है, 5/3। तो 5/3 ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए कथनों में से गलत कौन सा है। वोल्ट मीटर का अवरोध अधिक होना चाहिए, वोल्ट मीटर का अवरोध कम होता है। दोनों में से एक तो ये अनंत होना चाहिए, ये कम होता है, ये भी सही नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन गलत होगा। इसमें आगे देखो एमीटर वाहक के समांतर क्रम में रखा जाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी और सी इसमें कम होता है, तो ये दोनों ही गलत है। क्लियर विद्यार्थी, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिए। हमें एक समान प्रतिरोध का एक वायर दे रखा है ए बी, धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। एसी की लंबाई हमें 20 सेंटीमीटर और सीबी की लंबाई हमें 80 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें कैपिटल आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए इन दोनों का इसका प्रतिरोध में P, इसका Q, इसका R और इसको S ले लूं, तो P/Q बराबर होता है R/S के। तो यहां से जो P जो प्रतिरोध है वो इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो हमें यहां से R बराबर क्या आ जाएगा, P/Q इंटू में S। तो P है इसकी वैल्यू इसकी लंबाई के समानुपाती, तो 20, Q हो जाएगा यहाँ पर 80, S की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 80 दे रखी है, तो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल R बराबर कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। विद्यार्थियों जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।